हेलो फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको 4 से 6 नंबर पक्के हैं, 5 नंबर तो मान लो, ये इतना पढ़ लोगे तो 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 6 प्रश्न होंगे, इसमें से 1 या 2 देखो अंक बदल सकता है, बाकी टाइप यही रहेगा, इसको आप जरूर करिएगा। प्रश्न है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हमें इस 156 को गुणनखंड करना है, लेकिन उसमें केवल और केवल अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसको करते हैं। भैया देखो, लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो ये 2 से विभाजित हो जाता है, मतलब संख्या 2 से कट जाती है, अर्थात शेषफल 0 होता बचता है। तो भाई 2 से विभाजित हो सकता है, और 2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो 2 सते 14 हासिल बचेगा 1, ये 1 मिलकर इसको 16 करेगा, 2/16। दिक्कत हो आपको तो 156 में 2 से विभाजित कर देना, भाग दे देना, तो 2 सते 14 हो जाएगा, 5 में 4 का 1, फिर 6, 2/16। तो जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे लिख देते हैं। फिर देखो लास्ट में 8 है, 2 से विभाजित हो सकता है, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। अब ये 3 देखो, अगर अंकों का योग देखो, अंक मतलब जैसे 39 है, इसको 3 + 9 करोगे, 9 3 12। अब क्या 12 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। तो ये 39 भी 3 से विभाजित हो सकता है। चेक करो, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9। देखो 3 से क्यों काटे हैं? क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, अर्थात 1 से विभाजित होता है और खुद से विभाजित होता है, मतलब स्वयं से। ठीक, तो अब 13, अब देखो 4 से नहीं विभाजित होगा, 5 से नहीं होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 खुद से विभाजित होता है और 13 एक अभाज्य संख्या खुद ही है, तो 13 एकन्नम 13। तो हमें ज्ञात करना था अभाज्य गुणनखंड किसका? 156 का। तो हो गया अभाज्य गुणनखंड, इसी को गुणनखंड के रूप में लिख दो। इसको लिखोगे, अब 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा भैया? 2 × 2 फिर × 3 × 13। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो, 2 की पावर देखो, 2 क्या गुणा 2 बार हुआ है, तो जितनी बार होता है उसको पावर में लगा देते हो, मतलब घात में, 2 की घात 2 × 3 × कितना? 13। तो ये रहा 156 का अभाज्य गुणनखंड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संख्या 144। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। देखो प्रश्न पढ़ना आराम से, अगर प्रश्न नहीं पढ़ोगे सवाल आता रहेगा, वो भी आप गलत कर दोगे। तो अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग मतलब पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसमें अभाज्य गुणनखंड का जो घात आएगा उसको आपको घात को जोड़ना है ना। तो आओ हल करके देखते हैं। तो 144 है, संख्या क्या है? 144। तो सबसे पहले 144 ऐसे लिखते हैं भाई, लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, 2 से विभाजित हो जाता है, इसमें लास्ट में 4 है तो ये 2 से विभाजित तो हो सकता है। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 8 16। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 9 18। फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिक्का 9। फिर से 3 से जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3। जब लास्ट में 1 बच जाए सब तो रुक जाया करो। अब ये तो हो गया 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको लिखना पड़ेगा आपको, 144 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब इन्हीं को गुणे के रूप में क्या करोगे? ऐसे लिख दोगे। तो या तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देना, फिर ऐसे लिख दो, 2 × 2। कितनी बार है 2? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 बार हो गया। फिर कितना है? 3 × 3, तो 3 × 3। अब देखो बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंड की घात का योग, मतलब अभी घात के रूप में लिखो। 2 यहाँ पे कितनी बार आया है? 1 2 3 और 4 बार आया है, तो इसको लिख सकते हो 2 की घात 4 × 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसको लिखोगे 3 की घात 2। अब प्रश्न में क्या बोला गया है देखो, जो अभाज्य गुणनखंड आएगा इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अब इसकी घात कितना है? 1 का घात 4 है, 1 का घात 2 है, इसका योग निकालना है। तो हमें 4 + 2 घातों का योग यही तो होगा, 4 2 6। तो ये रहा हम लोगों का आंसर, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि यदि 26 156 का लासा अर्थात एलसीएम 156 है तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। जब देखो संख्या दिया हो, देखो संख्या दिया गया है और उसका लासा या मासा दिया हो तो एक सूत्र होता है। सूत्र भाई देखो मैथ में सूत्र नहीं याद रहेगा कुछ नहीं कर सकते हो। तो सूत्र होता है पहली संख्या। सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। केवल दो संख्याओं के लिए सत्य हो गया, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा। लासा को अगर हम लोग एलसीएम लिख दें और गुणे मासा को अगर हम लोग HCF लिखते हैं, ठीक है, या हिंदी में लिख देना लासा इंटू मासा। तो चलो लिख देते हैं हिंदी में भी लासा गुणे कितना मासा। तो पहली संख्या यहाँ पे कितना, देखो किसी को भी आप पहला मान लेना, किसी को भी दूसरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या यहाँ पे 26 है और दूसरी संख्या कितना है? 156 ही दिया गया है ये वाला, ठीक है। और बराबर लासा का मान कितना है? 156 है, रख दो लासा के स्थान पे 156 गुणे मासा हमें ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना होता है उसको रोको। देखो 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो मासा बराबर कितना मिला यहाँ से? 26। तो हम लोगों को जो यहाँ से मासा मिला है वो मासा कितना हो गया? 26। तो ये रहा इसका आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120। देखो 6, 72 और 120 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। किस विधि से? देखो प्रश्न में बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले हम लोग इसको भाग विधि से भी निकालते थे लेकिन अब वो कोर्स से हटा दिया गया है। अभी केवल अभाज्य गुणनखंड विधि ही आपको पढ़ना है। तो पढ़ लिए हो भाई, हम लोग रिवीजन है भाई, कहीं तो पढ़े होगे ना, हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं आपको। तो 6, 72, 120 का मासा और लासा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलो अभाज्य गुणनखंड विधि ये बोलता है पहले जो प्रत्येक संख्या है इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। जैसे एक 6 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे। भाई यहाँ हम लोग देखो रफ कार्य करने वाले हैं, ठीक है इसमें। तो चलो 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से विभाजित होगा, अभाज्य संख्या से काटोगे मतलब 2 3 आई 6, 3 एकन्नम 3। तो कितना आया यहाँ पे? 2 गुणे 3। सेम वैसे अगर 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें, तो देखो ये रफ कार्य कर लेना ना, जरूरत रफ में नहीं करोगे, साइड में कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 3 आई 6, अब किससे जाएगा ये? 2 3 आई 6 हो गया, फिर 2 6 12, फिर 18 से 2 से जाएगा, 2 18 में 36, 2 9 18, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकन्नम 3, मतलब 32 को लिख सकते हो आप। देखो एक बात और याद रखना, इसको घात के रूप में लिख देना ना, बहुत फायदा देगा। 2 की घात 1 गुणे 3 की घात, ठीक है 3 की घात 1 है ना, इसी को देखो पावर कुछ नहीं होता है तो पावर 1 लिख दो। अब 72 को क्या लिख सकते हो? देखो 1 यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे देखो 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3, मतलब 2 जो है पहले से लिख दो। अच्छा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 3 72, ठीक है। अब इसको घात के रूप में लिखोगे तो यहाँ पे 2 जो है 3 बार आया है तो 2 की घात 3, और 3 2 बार आया है 3 की घात 2। चलो 72 हो गया। अब ऐसे 120 का आप क्या निकालोगे? क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य गुणनखंड। तो चलो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 6 12, फिर 0, 2 3 आई 6, फिर 2 15 में 30, 3 से विभाजित होगा, 3 5 15। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है, और केवल अभाज्य से ही काटना है। 2 भी अभाज्य है, 2 अभाज्य सम संख्या है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 1 बार आया है तो 1 बार, गुणे 5 भी 1 बार, इसको घात के रूप में लिखोगे। 2 3 बार आया है, 2 की घात 3, गुणे 3 1 बार आया है, और गुणे 5 1 बार आया है। तो चलो ये तो हो गया अभाज्य गुण। हम लोग क्या किए? प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। देखो अगर हम आपको बता दें यहाँ पे, देखो मासा जो होता है, सबसे पहले मासा जो अभाज्य गुणनखंड किए रहते हो ना, उसमें से कॉमन खोजोगे। क्या खोजोगे? कॉमन। तो मासा जो निकालते हो अभाज्य गुणनखंड से, उसमें आपको कॉमन
क्या खोजना होता है, कॉमन ना। स्पेलिंग देख लेना, गलत हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, यू लगा देना अपना। या इसकी हिंदी होती है उभयनिष्ठ ना, जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो चलो देखो, अगर हमें HCF निकालना है तो कॉमन देखोगे अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड देखोगे और उसकी न्यूनतम घात लोगे। जो कॉमन होगा उसकी न्यूनतम घात, कॉमन की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ का न्यूनतम घात लोगे। अगर जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ दोगे। मासा में कॉमन की न्यूनतम घात, देखो सब में कॉमन होना चाहिए ना, जैसे इसमें 3 है, देखो 3 का मतलब 3 है ना, 1 2 ये 3 वाला, वो वाला 3 मत समझना। देखो इसमें 2 सब में है, एक ऐसी संख्या खोजो जो तीनों में हो। अगर 2 होता तो केवल 2 में देखते, तो 3 देखो 2 ऐसा है जो सब में देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें 2 की घात 1 है, यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है। हमें क्या देखना है, जो कॉमन हो उसकी न्यूनतम घात। तो यहाँ पे 2 सब में था तो इसकी न्यूनतम घात लिखोगे। तो HCF बराबर या मासा बराबर, मासा निकाल रहे हैं, इसकी न्यूनतम घात कितना है, मतलब कम वाला घात लेना है, 2 की घात 1। क्या केवल 2 ही कॉमन था, बिल्कुल नहीं। अब और कुछ भी संख्या कॉमन है जिसको हम लोग 3 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ये देखो 3 तीनों में है, तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तीनों में है तो इसको भी लिखोगे, जो कॉमन है उसको लिखोगे, लेकिन यहाँ पे इंटू लगाना, और जो कॉमन है उसकी न्यूनतम घात। कॉमन कितना था, 3 था, तो इसकी न्यूनतम घात देखो 5 है, लेकिन केवल एक में है ना, तो इसमें है ना। तो एक बात याद रखना, अगर मान लो गलती से इसमें भी हो जाए तो तीनों में ना, तीनों में खोजना होगा। तो ये तो कॉमन है नहीं, इसको छोड़ दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी को गुणा कर लो, 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है। तो यहाँ से जो होगा बराबर 2 तिहाई 6, मतलब 6 72 120 का HCF अर्थात मासा कितना निकला, 6। ये रहा इसका आंसर। लेकिन अब हम लोगों को क्या निकालना है, LCMs क्या बोलते हैं उसको, लासा निकालना है। तो इसको भी हल करना पड़ेगा भैया। चलो इसको पहले मिटा के हम लोग अच्छे से फिर से लिखेंगे। चलो इसको पूरा हटा देते हैं, आप नहीं मिटाओगे ताकि आपको अच्छे समझ में, इसलिए मिटा दिए। बाकी अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग किए थे। 6 का कितना आया है, 2 की घात 1 था और गुणे 3 की घात 1 था। इसमें 2 की घात कितना था, 3 था, 3 की घात 2 था। इसमें 2 की घात 3 था और गुणे 3 की घात 1 था और 5 की घात 1 था ना, ये पहले से था। तो अब देखो LCM निकालोगे, क्या निकालोगे, LCM। अब LCM का नियम ये है कि सबसे पहले आप कॉमन आपको देखना ही नहीं है। अगर कॉमन है तो उसकी अधिकतम, देखो ध्यान समझना, मान लो कॉमन तो देखना नहीं है, कॉमन है तो उसकी अधिकतम घात, अगर नहीं कॉमन है तो उसको भी आप लिखोगे। मतलब जो कॉमन मिलेगा, देखो कॉमन की स्पेलिंग हमें नहीं पता है क्या होगा, आप देख लेना ना, या उभयनिष्ठ लिख दो, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान मत दो। उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ होगा मतलब जो सब में होगा उसकी अधिकतम घात, यही आपको याद रखना है, अधिकतम घात, ठीक। और जो कॉमन नहीं है, देखो इसमें HCF में क्या किए थे, केवल हम उभयनिष्ठ देखे थे और उसकी न्यूनतम घात, अगर कॉमन नहीं था उसको छोड़ दिए थे। लेकिन इसमें हमें कॉमन, ठीक, कॉमन, अगर कॉमन है तो अधिकतम घात, अगर नो कॉमन अर्थात कॉमन नहीं है तो भी उसको लिखोगे वैसे के वैसे। जैसे भाई देखो यहाँ पे 2 की घात 2 तो मतलब सब में है, कॉमन है, तो 2 की कौन सी घात लोगे, ज़्यादा वाला, ज़्यादा इसमें 3 है, ठीक है, गुणे 3 भी कॉमन है इसमें, देखो 3 भी क्या है, कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हो। तो कौन सी घात लोगे, ज़्यादा वाला, 3 की घात 2। और देखो 5 तो है नहीं, हम बताए ना, अगर कॉमन नहीं है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, अर्थात 5 की घात 1। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 2, सॉरी 3 गुणे 3। 5 की घात मतलब 5, हल कर दो, 2 दूनी। अब इसको गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा।
3 त्रिक 9 और 5 की घात 1 का मतलब 5। ठीक, 8 9 72 गुणे कितना 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 1 36, 360 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये प्रश्न हमेशा आएगा। ठीक है, हर बार पूछा जाता है। बस हाँ, यहाँ पे √2 के स्थान पे हो सकता है 3 हो जाए, 5 हो जाए, बस नियम यही रहेगा जो हम लोग लगाने चल रहे हैं। देखो इसको कुछ इस प्रकार से, अगर ना समझ में आए तो रट लेना, आएगा एग्जाम में 100%। ठीक है, इसको इसी विषय से ही लगाओगे जिस विषय हम बताने वाले हैं। प्रश्न है कि वह, देखो प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको विरोधाभास से लगाएंगे, तो मतलब इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखोगे। और जो यहाँ पे P और Q दोनों क्या होते हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF केवल कितना हो, 1 हो। कोई बात नहीं, चलो देखो हम लोग कैसे लगाएंगे, आप वहाँ समझना। तो लिखोगे हल, हम लोग मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई अगर ये एक प्रमेय संख्या है तो हम लोग इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। ठीक है, तो किसके रूप में लिखोगे, P/Q। तो लिख दो, इसलिए √2 बराबर P/Q। और यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ P, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो, अर्थात इसका HCF क्या हो, 1। और यहाँ पे जो Q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। अब क्या करोगे आप, इन दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दोगे। क्या करोगे, हमेशा नियम याद रखना। इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करोगे, √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, 2 आ जाएगा। P का स्क्वायर करोगे P² और इंटू कितना, Q²। ठीक, अब इसका आप तिर्यक गुणा कर सकते हो, मतलब 2 का गुणा Q² में करोगे तो ये हो जाएगा 2Q²। अब P² एकन्नम P²। ठीक, इतना कर दिए। अब देखो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि अतः लिख दोगे, क्या लिखोगे कि यहाँ से समझ में आ रहा है 2 जो है, 2 किसको विभाजित कर रहा है, P² को। 2P² को विभाजित, 2 जो है वो P² को विभाजित करता है। ठीक, एक प्रमेय है। अब देखो एक प्रमेय होता है कि अगर 2P² को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर 2 जो है वो 4² को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है वो 4 को विभाजित करेगा। अर्थात विभाजित करने का मतलब जब 2 में 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करता है या करेगा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, अब देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि 2P को विभाजित करता है, इसका मतलब देखो क्या हुआ, अगर 2 से अगर आप P में भाग दोगे, अगर 2 से आप P में भाग दोगे तो भाई भागफल तो कुछ होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं भागफल कितना गया, R। भागफल कितना गया, R गया। तो अब बताओ यहाँ पे कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेषफल कितना आएगा, 0। अगर 2P को विभाजित करेगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। हम लोग सूत्र पढ़े हैं भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य कितना है यहाँ पे p है, भाजक कितना है यहाँ पे 2 है, भागफल कितनी बार गया है यहाँ पे r बार गया है r बार, और शेषफल कितना बचा है 0। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं p बराबर कितना 2r। क्या लिख सकते हो, p बराबर 2r। यहाँ से हम लोगों को ये मिला कि p बराबर कितना 2r। r क्या है, जिससे हम लोग ना यहाँ कोई r पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, कोई r पूर्णांक है। और कहाँ से, मतलब ये भागफल देख सकते हो, यहाँ से जो आया है वही है। यहाँ पे लिख देना जहाँ r पूर्णांक है ना, जो भागफल आएगा वो है, ठीक। अब चलो, अगर हम आपको बताएं तो आप इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना पहले से ही। अब देखो इसका मान उठा के आप वहाँ पे रख सकते हो, कहाँ, समीकरण 1 में। चलो इसको थोड़ा हम लोग साइड में करते हैं। चलो देखो अब क्या होगा, यहाँ से सेम ऐसे होगा, ठीक है ना, 3 का आ जाए 5 का आ जाए, सब कुछ सेम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस p का मान उठा के रखोगे किसमें, समीकरण 1 में। यही टाइप है, ऐसे ही लगाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, ना है तो रट लेना, एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो p का मान समीकरण 1 में रखने वाले हैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो रखते हैं। तो उठा के रख दो, ये रहा समीकरण 1, देखो इसी में रखने वाले हैं, ध्यान देना। तो 2q² ऐसे रहने दो, p के स्थान पे आप रखोगे 2r, पूरे का ये हो जाएगा स्क्वायर। अगर इसको अब हल करें तो यहाँ से मिलेगा 2q² बराबर 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ से क्या मिला हम लोगों को, q² बराबर 2r², ठीक। अब देखो, अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से फिर वही समझ में आ रहा है कि 2 जो है वो किसको विभाजित कर रहा है, b² को। देखो अब यहाँ से हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि 2 किसको विभाजित कर रहा है, q² को ना। तो यहाँ पर भी देखो 2q² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक। अगर 2q² को विभाजित कर रहा है तो फिर से यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। अगर 2q को विभाजित करेगा, अब देखो हम लोग यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, लिखोगे यहाँ पे अतः, ध्यान से देखना। अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ से समझो, 2p को विभाजित कर रहा है, देखो 2p को विभाजित कर रहा है और 2q को भी विभाजित कर रहा है। अब हम लोग देखो यहाँ पे माने क्या थे, थोड़ा छोटा कर दें, देखो अब हम लोग यहाँ पे माने क्या थे कि p और q सह अभाज्य संख्या है। अगर p बटे q को हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे तो p और q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब इसका HCF कितना होना चाहिए, 1। यहाँ से देखो 2p को विभाजित कर रहा है और 2q को विभाजित कर रहा है, अर्थात इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे लिखोगे 2p, q दोनों का या दोनों को विभाजित कर रहा है। अतः इसका HCF, अगर देखो 2p और q को विभाजित करता है, इसका मतलब इसका HCF कितना हुआ, 2 हुआ, HCF बराबर 2। और हम लोग अभी जो माने थे, क्या माने थे कि इन दोनों p और q का HCF कितना है, 1 है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे कितना आ गया, 2, अर्थात जो हम लोग माने थे वो हमारा विरोधाभास से गलत हो गया ना। HCF बराबर 2,
तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं परंतु यह विरोधाभास है। क्या लिखोगे? परंतु यह विरोधाभास है, मतलब जो हम लोग माने थे हमारा मानना गलत हो गया। अगर हमारा मानना गलत हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इस प्रकार से होगा, देख सकते हो। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है सेम वही है, सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या ना। ये देखो ये बहुत छोटा प्रश्न है, लगेगा तो वैसे ही हम लोग फिर से यही विरोधाभास से मानोगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले मान लेंगे, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो हम लोग लिख सकते हैं 5√2 बराबर p/q। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ p, q सह अभाज्य संख्या है भाई, सहभाज्य संख्या के साथ साथ पूर्णांक भी होता है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो आप लिख ही सकते हो। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं √2 बराबर p/, इस 5 इधर गुणा हो रहा है, इस साइड लेकर आओगे तो भाग हो जाएगा, अर्थात 5q। अब देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ जो p है देखो ये सहभाज्य संख्या है और साथ ही साथ क्या था, पूर्णांक भी था। ठीक, पूरा पूरा अंक था, और पूर्णांक एक परिमेय होता है तो आपको पता ही है। यहाँ p, 5, q क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब अर्थात ये परिमेय है, मतलब ये बराबर के RHS में क्या है, ये परिमेय है। इसलिए लिख सकते हो यहाँ पे, इसलिए p/5 देखो p/5q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है भाई, पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक परिमेय होता है, एक परिमेय संख्या है। अभी देखो हम लोग सिद्ध करके क्या आ रहे हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय है। चूंकि √2 एक अपरिमेय है। अब देखो क्या, आप ये बताओ, क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः विरोधाभास से जो हम लोग माने थे वो गलत हो गया। अतः विरोधाभास से 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।